हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट करने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। और ये जो है आपका 2023-24 का जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपने अगर लास्ट ईयर की वीडियो देखी है तो आपका काम वहाँ से भी चल जाएगा। और इस साल और पिछले साल के जो सिलेबस है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। देखिए, पिछले साल आपके कुछ टॉपिक थे जैसे अरब स्प्रिंग है, जो कि इस साल आपका यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, आपका ये जो CIS और ये 21st सेंचुरी वाला टॉपिक है ये भी नहीं दे रखा है यहाँ पे। गल्फ वॉर जो था, खाड़ी युद्ध वगैरह मैंने आपको लास्ट ईयर पढ़ाया था, वो भी हटा रखा है। अफगानिस्तान वाला भी हटा दिया है। ठीक है, और बाकी दो तीन चीज़ें जो हैं वो इस साल सेम है। तो जैसे कि देखिए, सोवियत प्रणाली आपको पिछले साल भी पढ़ना था, इस साल भी पढ़ना है। गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो ये तो आपको पढ़ना ही होता है। फिर सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, ये आपको पढ़ने हैं। शॉक थेरेपी, ठीक है, लास्ट ईयर शॉक थेरेपी यहाँ पे नहीं दे रखा था, इस बार यहाँ पे शॉक थेरेपी दे रखा है। तो शॉक थेरेपी क्या है, इसके परिणाम क्या है, ये आपको पढ़ना है। फिर विश्व राजनीति में आपको रूस के बारे में पढ़ना है और भारत के रूस के साथ कैसे संबंध है, इसको पढ़ना है। बाल्कन राज्य के बारे में पढ़ना है, मध्य एशियाई राज्यों के बारे में पढ़ना है, और भारत और पूर्व साम्यवादी जो देश हैं इनके क्या संबंध रहे, इसको पढ़ना है। तो ये आपके हैं बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक जो कि आपके 2023-24 में दिए हुए हैं। एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे करने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की वीडियो को देख चुके हैं तो आपका काम वहाँ से चल जाएगा। बस आपको दो चार टॉपिक वहाँ पे जो एक्स्ट्रा कराए हुए थे वो आपको पेपर में काम नहीं आएंगे, क्योंकि अरब स्प्रिंग वगैरह हटा दिया है तो पेपर में नहीं आने वाला। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो नोट्स हैं ये हमारी वेबसाइट में फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको गूगल में जाके eklavyastudypoint.com सर्च करना है और आप अपनी क्लास 12th में जाके जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट पर क्लिक करके अपना चैप्टर वाइज नोट्स जो है आप वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो, क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या करेंगे, जो PDF वगैरह है जो अवेलेबल करवा सकते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, बर्लिन की दीवार क्या है। देखिए, क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था यानी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, जो कि 1939 से लेके 1945 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था, इसमें क्या था, इसके बाद दो महाशक्तियां दुनिया के सामने आई थी। एक तरफ था USA यानी कि अमेरिका, दूसरी तरफ था USSR यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, अब क्या हुआ कि USA और USSR के बीच में कंपटीशन था, दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे। तो इन्होंने क्या करा कि वर्ल्ड का, विश्व का बंटवारा कर दिया, दो हिस्सों में बांट लिया। यानी कि एक तरफ आप दो गुट कह सकते हो। ठीक है, एक पूर्वी गुट था और एक पश्चिमी गुट था। जो पूर्वी गुट था उसका जो मेन लीडर था वो USSR था यानी सोवियत संघ था, और जो पश्चिमी गुट था उसका जो मेन लीडर था वो USA यानी कि अमेरिका था। इस तरीके से इन्होंने दुनिया को बांट लिया। अब दुनिया को बांटा तो वो जो बॉर्डर है वो कहाँ पे है, तो इन्होंने कहाँ पे बांटा, जो यूरोप महाद्वीप है उसमें बांटा। तो यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नाम का एक देश था, जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया, जो कि बर्लिन उसकी राजधानी होती है। तो बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई और उस दीवार को बर्लिन की दीवार कहा जाता है, जो कि 1961 में बनी थी। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये आपको समझ में आया। देखिए, जो बर्लिन की दीवार है, मान लीजिए ये बर्लिन की दीवार है, एक तरफ है पूर्वी पूर्वी गुट, जिसका कौन हेड कर रहा है, USSR यानी कि सोवियत संघ। दूसरी तरफ है पश्चिमी गुट, पश्चिमी गुट का कौन अगुवाई कर रहा है, जो कि है USA यानी कि अमेरिका। और बीच में एक दीवार है जिसको कहा जाता है बर्लिन की दीवार। आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि जो पूर्वी गुट है इसको हम साम्यवादी दुनिया कह सकते हैं, और जो पश्चिमी गुट है इसको हम पूंजीवादी व्यवस्था या पूंजीवादी दुनिया कह सकते हैं। ठीक है, आप कैसे भी देख लो। चैप्टर 1 आप जब तक नहीं देखोगे तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। चैप्टर 1 देख लोगे तो ये सब कुछ समझ में आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। देखो, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बर्लिन की दीवार के बारे में। तो बर्लिन की दीवार जो थी ये कब बनी थी, 1961 में बनी थी। ये दीवार जो थी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। ये मैंने आपको बता दिया, जर्मनी के अंदर है ये। तो ये जो दीवार है ये पूंजीवादी विश्व और साम्यवादी विश्व के बीच में विभाजन का प्रतीक है। पूंजीवादी से मतलब यहाँ पे USA वाले गुट से है, और साम्यवादी से मतलब यहाँ पे USSR से है। क्या था भाई, इस दीवार की जो लंबाई थी वो थी 150 किलोमीटर, और ये कितने वर्षों तक खड़ी थी, 28 वर्षों तक। और 9 नवंबर 1989 को ये दीवार जो थी वो तोड़ दी गई थी। किसने तोड़ी थी, वहां की आम जनता ने तोड़ी थी। ठीक है, ये वाली जो स्टोरी मैंने आपको समझाई
ये चैप्टर 1 के अंदर है सब कुछ। चैप्टर 1 देखोगे तो ये आपको A to Z समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बर्लिन की दीवार से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपसे, शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बर्लिन की दीवार कब बनी, तो आपको याद रखना है 1961 में। फिर ये पूछा जा सकता है कि कब गिराई गई, तो आपको याद रखना है 9 नवंबर 1989, या फिर आपको 1989 भी याद रख सकते हो। ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसने गिराई थी, तो आपको बोलना है आम जनता ने गिराई थी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने वर्ष तक खड़ी थी, तो 28 वर्ष तक खड़ी थी, ठीक है। इस दीवार की लंबाई कितनी थी, तो 150 किलोमीटर थी, ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ये दीवार जो थी वो किसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी, तो आप कह सकते हो पूंजीवादी और साम्यवादी जो गुट थे उसके बीच में विभाजन का प्रतीक थी, ठीक है। आगे देखते हैं सोवियत प्रणाली। यहां से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता था, इस बार देखते हैं एनुअल में आपका पैटर्न कैसा होता है, सैंपल पेपर से पता लगेगा। तो उसके आधार पे ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो सोवियत प्रणाली का मतलब क्या है, सोवियत सिस्टम क्या है, तो देखिए सोवियत प्रणाली से अभिप्राय है समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, यहाँ पे किस चीज को ये वैल्यू देते, किसको बेहतर बताते थे, ये साम्यवाद को बेहतर बताते थे, ठीक है। ये समाजवादी व्यवस्था को बेहतर बताते थे। और ये किस चीज का विरोध करते थे, तो ये विरोध करते थे पूंजीवाद का, ठीक है। यहाँ पे जो यूएसएसआर में जो 1917 की क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति जिसे कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, वो पूंजीवाद के विरोध में हुई थी। और वहां पे किस चीज को सराहा गया था, साम्यवाद समाजवाद को, और समतामूलक समाज जहां पे सबको समानता मिले, ठीक है। और जो सत्ता होगी वो जो मतलब मेन जो निजी हाथों में यहाँ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, जो भी होगा सरकार के हाथों में होगा, यानी राज्य के हाथों में होगा। तो इस तरीके की चीजें थी सोवियत प्रणाली में। अब बात करते हैं कि सोवियत संघ के बारे में थोड़ा समझते हैं कि सोवियत संघ क्या है, इसकी इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या व्यवस्था है, इसको समझते हैं। तो देखिए ये जो मैंने आपको यहाँ लिख रखा है ना, आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं अपने साथ के साथ, ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो देखिए 1917 में रूस में समाजवादी क्रांति हुई, जिसको बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, याद रखना, कई बार बोल्शेविक क्रांति भी लिखाएगा तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कब हुई थी क्रांति, 1917 में हुई थी। इसमें किस चीज का विरोध किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें पूंजीवादी व्यवस्था जो थी उसका विरोध किया गया था। ये क्रांति जो थी इसमें समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित थी, यानी यहाँ पे समाजवाद को बेहतर बताया गया था और समतामूलक समाज चाहिए था, यानी समाज एक ऐसा जहां पे सभी को समानता के अधिकार मिले हों, ठीक है। और राज्य के हाथ में होती है वहां पे सत्ता। इसके नायक कौन थे, ये जो समाजवादी क्रांति थी 1917 की, इसके नायक कौन थे, तो व्लादिमीर लेनिन थे। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब जो आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो हो सकता है काफी डीप पूछे, पहले इतने डीप नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब पूछे जा सकते हैं। तो व्लादिमीर लेनिन, ये नाम आपको याद रखना है, ये इस क्रांति के नायक थे। कभी पूछा नहीं गया क्वेश्चन, तो आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखिए ये जो व्लादिमीर लेनिन थे, ये इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे, क्रांति के नायक भी थे, यानी क्रांति के हीरो भी थे, मेन लीडर भी थे, और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। और आपको पता है कि यूएसएसआर जो था, यानी कि सोवियत संघ जो था, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, और लगभग 70 सालों तक इस कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे शासन किया था। और एक चीज और आपको पता होगा कि सोवियत संघ में एक ही पार्टी का शासन था, यानी वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी को शासन करने का अधिकार ही नहीं था, यानी केवल एक ही पार्टी रहेगी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हम यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जिसको शॉर्ट में हम यूएसएसआर कहते हैं, या फिर हिंदी में समाजवादी सोवियत गणराज्य कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, जो कि बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, लिख सकते हो कि रूसी क्रांति कब हुई, आप कहोगे 1917 में हुई, ठीक है। किस चीज का विरोध किया गया था, तो आप कहोगे पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था। आपसे अगर ये पूछे कि बताओ किस चीज को इसमें बेहतर माना गया था, तो समाजवाद और समतामूलक समाज के आदर्श जो थे इसको बेहतर माना था। नायक कौन था, तो आप बोलोगे व्लादिमीर लेनिन इसके नायक थे। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने करी थी, तो ये भी आप कहोगे व्लादिमीर लेनिन जो थे इन्होंने ही कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। और क्रांति के बाद किस चीज का किसकी स्थापना हुई थी, तो आप कहोगे यूएसएसआर की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी दुनिया। कई बार आपसे पेपर में पूछ लेते हैं, बताइए दूसरी दुनिया से क्या अभिप्राय है। तो दूसरी दुनिया में देखो यहाँ पे समझिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, इसके बाद पूर्वी यूरोप के देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज पर ढाला गया था। देखो दूसरी दुनिया को इस तरीके से समझो, मान लीजिए ये बर्लिन की दीवार है, इधर से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इधर जो है पूर्वी है,
ठीक है, पूर्वी यानी यूएसएसआर वाला। इधर मान लीजिए पश्चिमी है, पश्चिमी मतलब यूएसए वाला। तो पश्चिमी में क्या था, पूंजीवाद था, आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे क्या था, समाजवाद था, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो ये वाले देश थे, जो पूर्वी देश थे, इन सब देश, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, इनकी जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसको सोवियत संघ के जो समाजवादी तर्ज है उस पर ढाल दिया गया। चाहे वो पहले किसी भी व्यवस्था में रहे हों, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया बट गई तो ये अब इन देशों को समाजवादी व्यवस्था को अपनाना था। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं था। ठीक है, तो ये वाली व्यवस्था थी यहाँ पे। तो इन्होंने क्या करा, इन वाले देशों ने, ज्यादातर देशों ने समाजवादी व्यवस्था को अपना लिया था। और कुछ देश जो समाजवादी व्यवस्था में नहीं गए होंगे तो वो फिर बाद में गुट निरपेक्ष वाला जो टॉपिक है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, गुट निरपेक्ष भी कुछ देश हो गए थे। इसके बाद क्या है कि देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट या खेमे के देश कहते हैं। तो जो भी देश यूएसएसआर वाले खेमे में थे, यूएसएसआर वाले ग्रुप में थे, उनको क्या कहा जाता है, उनको दूसरी दुनिया का देश कहा जाता है। ठीक है, पहली दुनिया में एक तरह से अमेरिका वाले देश हो जाएंगे, दूसरी दुनिया में आपके कौन से हो जाएंगे, ये आपके सोवियत संघ वाले देश हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में कंफ्यूजन नहीं होगी। पहली दुनिया आपसे पेपर में नहीं पूछा जाता, लेकिन दूसरी दुनिया आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इस खेमे का जो नेता था, मेन जो लीडर था, वो कौन था, वो था समाजवादी सोवियत गणराज्य यानी कि यूएसएसआर। ठीक है, सोवियत यूनियन भी आप इसे कह सकते हो। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई सोवियत प्रणाली की विशेषता बताओ, और ये पेपर में काफी ज्यादा आता है, इसको आप बिल्कुल लिख लो पॉइंट। इसको मैं आपको कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, ये भी याद रखना। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा जाता ये कभी भी। सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या थी, तो देखिए सोवियत प्रणाली जो थी इसमें पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया था और समाजवाद के आदर्शों की ये प्रेरित थी, यानी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया गया था। ठीक है, पहली तो विशेषता ये हो गई। दूसरा क्या था कि जो सोवियत प्रणाली थी यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था थी, यानी प्लान्ड, बिल्कुल प्लानिंग वाला था, सब कुछ प्लान था, पहले से प्लान था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, जो भी सब कुछ प्लानिंग के तहत था, नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, इसके बाद क्या था, यहाँ पे एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि यहाँ पे केवल एक ही पार्टी को शासन का अधिकार था। जैसे भारत देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, नई नई पार्टियां बनाई भी जा सकती है, पर यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं था, ओनली एक ही पार्टी जो कि कम्युनिस्ट पार्टी, तो इसी का दबदबा था। इसके बाद देखिए अमेरिका को हमेशा टक्कर देता तो सोवियत संघ, याद रखना। तो अमेरिका को टक्कर देता था तो इसका मतलब इसकी अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या थी, विकसित थी। यहाँ पे जो संचार प्रणाली थी, कम्युनिकेशन की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही बेहतरीन थी, उन्नत थी, यानी बेहतरीन थी। ठीक है, विशाल ऊर्जा संसाधन थे इनके पास, खनिज था इनके पास, तेल था इनके पास, लोहा था इनके पास, इस्पात था, यानी खनिज संसाधन इनके पास बहुत ज्यादा थे। दूर दराज के, ये देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, सोवियत प्रणाली की जगह यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सोवियत संघ की विशेषता बताइए। ठीक है, तो देखिए तो आपको वहां पे भी ऐसे ही पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद है दूर दराज के इलाके में इनके जो आवागमन है, यानी कनेक्टिविटी जो थी वो बहुत बेहतरीन थी, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, रोड वगैरह सड़कें वगैरह वहां पे कनेक्ट थी। ठीक है, तो ये बेहतर था। यहाँ पे अच्छा उपभोक्ता उद्योग था, उन्नत उपभोक्ता उद्योग, यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्शन होता था, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो बहुत बड़े लेवल पे होती थी। यहाँ पे पिन से लेकर कार तक का निर्माण होता था, यानी पिन का मतलब है यहाँ पे, ये एक मुहावरे की तरह है। पिन का मतलब यहाँ पे छोटी से छोटी चीज को से लेकर, कार का मतलब बड़ी से बड़ी चीज तक, यानी छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक का निर्माण क्या होता था, यहाँ पे होता था सोवियत संघ में, यूएसएसआर में। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका उपभोक्ता उद्योग था वो बहुत ही बेहतर था। इसके बाद है न्यूनतम जीवन स्तर। ठीक है, जो न्यूनतम जीवन स्तर था वो सुनिश्चित कर रखा था कि भाई लोगों को ये बेसिक सुविधाएं जो है वो तो मिलेगी मिलेगी, जो कि यहाँ पे सत्ता जो सरकार थी वो इनको प्रोवाइड कराती थी। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं थी, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट हो जाएगा। फिर क्या है कि यहाँ पे जो हेल्थ सर्विस थी, स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वो इनको मिल जाती थी, चिकित्सा सुविधा मिल जाती थी, जिसमें दवाइयाँ हो जाएगी, मेडिसिन वगैरह, डॉक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी सुविधाएं इनको मिल जाती थी। एजुकेशन मिल जाती थी, यानी इनको शिक्षा मिल जाती थी यहाँ पे। और मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण, यानी कि जो सत्ता होती थी, जो शासन होता था उसमें राज्य होता था, जो सरकार होती थी उसके हाथ में सब कुछ होता था, राज्य का नियंत्रण होता था पूरी तरीके से। और एक चीज देखिए,
जो जैसे कि हेल्थ सर्विस हो गई, एजुकेशन हो गई, ये इनको कम कीमत में मिल जाती थी, सब्सिडी में, रियायती दर में मिल जाती थी। तो ये कुछ सोवियत संघ की, सोवियत प्रणाली की व्यवस्था जो भी है, इसके आप मुख्य विशेषता के रूप में आप ऐसे कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अब पॉइंट तो बहुत सारे बताए हैं, इतने सारे पॉइंट पेपर में नहीं लिखने हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में तो आपको केवल 6 ही पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। इतने सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ सारे पॉइंट लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा आपका कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताइए। अब देखो, सोवियत संघ में इतना बेहतरीन था सब कुछ, आप पढ़ रहे हो कि विकसित अर्थव्यवस्था थी, अच्छी संचार प्रणाली थी, इसके पास ऊर्जा संसाधन थे, नियोजित अर्थव्यवस्था थी, दूर दराज तक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, पिन से लेकर कार तक बनाया जाता था, बेसिक सुविधाएं लोगों को मिल गई थी, बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ था इनके पास। तो इतना बेहतरीन होने के बाद क्यों टूट गया सोवियत संघ? ठीक है, सोवियत यूनियन जो था वो क्यों टूट गया, इसका विघटन क्यों हो गया? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल दिमाग में रखना, ठीक है। तो विघटन के कारण देखो, शुरू में देखो क्या था, सोवियत संघ में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, सोवियत संघ की व्यवस्था जो थी वो बिगड़ती गई, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिए, क्या हुआ कि जो सोवियत संघ था, इसमें जो इनकी जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो बहुत ही बेकार होती गई, लोगों को की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी, बहुत सारी वहां पे कमियां आ गई थी, इसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ये समझते हैं कौन कौन सी वो कमियां आ गई थी। तो देखो, नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना, जो वहां की जो सरकार थी, वो वहां की जो जनता थी, उसकी जो राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाएं, इच्छाएं थी, उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला जा रहा था। इसका मतलब क्या है, देखिए क्या था कि आपको पता है कि यूएसएसआर में एक ही पार्टी का शासन था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसको मैं शॉर्ट में सीपी लिख रहा हूं, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी में जो नौकरशाह थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, इनका दबदबा बहुत ज्यादा था, क्योंकि वहां पे कोई दूसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। तो इनका दबदबा था, इनकी खूब चलती थी उसमें, तो जिसकी वजह से जनता को क्या होता था, नुकसान होता था। तो ये भी एक चीज कह सकते हो आप। फिर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। देखो, जहां पे भी, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, अगर वहां पे केवल एक ही पार्टी को शासन करने का अधिकार दे दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब सत्तावादी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगी वो सरकार, ठीक है। तो वही यहाँ पे था कि कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत ज्यादा दबदबा था, वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। तो जिससे जनता को फायदा हो नुकसान हो ये नहीं देखते थे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, बस अपना फायदा देखते थे। तो इसकी वजह से क्या था, सोवियत संघ का विघटन हुआ। फिर क्या है भाई, संसाधन इनके पास बहुत थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था ना कि इनके पास संसाधन थे, याद रखो ये पॉइंट, ये आपको पता होगा, विशाल ऊर्जा संसाधन, इनके पास बेहतरीन संसाधन थे, लेकिन ये उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। संसाधनों को इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लगा दिया परमाणु हथियार में। क्यों? क्योंकि अमेरिका से, यूएसए से इनका कंपटीशन था। कंपटीशन में यूएसएसआर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहता था, तो इसलिए उसने सारे संसाधनों को, ज्यादातर संसाधनों को परमाणु हथियारों के उपयोग में लगा दिया। इससे क्या हुआ, इनको बाद में नुकसान हुआ। फिर क्या है भाई, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के मामले में ये अमेरिका से पिछड़ रहे थे। और एक चीज और, यहाँ पे क्या था कि ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ रहे थे, लेकिन यूएसएसआर जो था वो अपनी जनता को ये बता रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पिछड़ नहीं रहे, बल्कि हम तो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन बाद में जब जनता को पता लगा कि यूएसए यानी अमेरिका तो उनसे बहुत आगे निकल गया, ये तो पिछड़ गए, तो ऐसे में जनता को मनोवैज्ञानिक रूप से भी धक्का लगा कि हमारी जो सरकार है, जो हमारी सत्ता है, वो हमारे साथ धोखा कर रही है। तो इससे भी मतलब नुकसान हुआ, ठीक है। और टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ तो रहे ही थे, ये भी पॉइंट बन जाएगा। फिर क्या है, देखो, अब यूएसएसआर जो है, सोवियत संघ जो है, इसमें 15 गणराज्यों को मिला के बनाया गया था। याद रखिए, यूएसएसआर जो है अकेले एक देश से नहीं बना, 15 गणराज्यों को, 15 देशों को अलग अलग को मिला के बनाया गया। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो चलती थी वो किसकी चलती थी, रूस की चलती थी। अब मान लीजिए 15 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक ही व्यक्ति की ज्यादा चलेगी, तो बाकी 14 को इग्नोर महसूस होगा, इग्नोरेंस की, हमें इग्नोर किया जा रहा है, या फिर हमें वो वैल्यू नहीं दी जा रही जो एक को दी जा रही है। तो वही हो रहा था यहाँ पे कि रसिया जो था वो सबसे ताकतवर और सबसे महत्वपूर्ण था, इसको ज्यादा वैल्यू मिलती थी, तो बाकी को अच्छा फील नहीं होता था। तो इसकी वजह से भी इनके बीच में क्या था, इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर दरार या फिर जो भी मतलब व्यवस्था बिगड़ रही थी, ये वाली समस्या आ रही थी, ठीक है। इसके बाद देखो, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, ये आए तो थे सुधार करने के लिए, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के भी थे। अब क्या हुआ कि मिखाइल गोर्बाचेव ने देखा कि भाई अमेरिका बहुत आगे निकल गया, हम तो पीछे हो गए, हम मतलब काफी पिछड़ रहे हर मामले में।
तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, सोवियत संघ में कुछ सुधार कर देते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए आए थे, लेकिन जो जनता थी उनको ये तो पता था कि ये है तो ये कम्युनिस्ट पार्टी का ही आदमी, उनको उस पर भरोसा नहीं था। ठीक है, उसने कहा, मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि भाई ये हम परिवर्तन करेंगे, ये सुधार करेंगे, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। लेकिन लोगों को चाहिए थी बिल्कुल जल्दी, और जो बिगड़ी हुई व्यवस्था होती है उसको सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। अब रातों रात तो सुधरेगी नहीं व्यवस्था, तो इनके सुधारों का भी विरोध हुआ और इनकी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने इनका विरोध करना शुरू कर दिया और इनके सुधारों की नीति उल्टी पड़ गई। ठीक है, यानी कि और ज्यादा बिगाड़ दिया इन्होंने। इसके बाद क्या है कि अर्थव्यवस्था जो थी वो गतिरोध हो गई थी, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। देखिए रशिया, सॉरी यूएसएसआर जो था ये क्या कर रहा था, ये पहले एक्सपोर्ट करता था, मतलब इनके पास इतनी सारी उपभोक्ता वस्तुएं थी कि ये बाहर बेच देते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि इनको खुद भी खरीदनी पड़ रही थी चीजें। तो आप समझिए अर्थव्यवस्था इनकी कितनी कमजोर हो रही थी। इसके बाद देखिए राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता का इच्छा का उभार, यानी लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना आ रही थी और वो कम्युनिस्ट पार्टी के बुरे शासन से बहुत ज्यादा त्रस्त थे, दुखी थे और वो इससे निकलना चाह रहे थे। फिर क्या है, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पॉइंट। यानी सोवियत प्रणाली जो थी वो सत्तावादी हो गई थी। सत्तावादी का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए, ये गहरा मतलब है इसका। सत्तावादी का मतलब होता है कि जब सरकार तानाशाह हो जाए, केवल अपना फायदा देखे, ठीक है, अपना फायदा, सरकार में बैठे लोग जब केवल अपना फायदा देखें और जनता का फायदा ना देखें, तो ऐसी सरकार को सत्तावादी सरकार कहेंगे, यानी अपना अपना फायदा। तो यहाँ की जो सरकार थी वो सत्तावादी हो चुकी थी, जनता को बहुत दिक्कतें हो रही थी लेकिन कोई जनता की सुनने वाला था नहीं। फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका यहाँ पे शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी, ये भी एक रीजन है। तो इतने सारे पॉइंट जो है जो इसके विघटन के कारण बनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, पेपर में 6 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको केवल 6 पॉइंट लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने, इस चीज को ध्यान रखिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में 100% आता है। या तो आपसे परिणाम पूछ लेंगे, या फिर आपके विघटन के कारण पूछ लेंगे, या फिर आपसे सोवियत संघ की विशेषता पूछ लेंगे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई भी आ सकता है। तो देखिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। सोवियत संघ जो था 1991 में टूट गया। जब इतनी सारी कमियां सोवियत संघ के अंदर हो गई थी, ये आप सारे देख रहे हो, ये कमियां ही हैं, इतनी सारी कमियां हो गई थी जब इनके अंदर, तो ऐसे में क्या था कि सोवियत संघ 1991 में टूट गया। अब टूटने के बाद सोवियत संघ खत्म हो गया, तो क्या परिणाम हुए ये हमको बताना है। तो सबसे पहला परिणाम क्या था, शीत युद्ध की समाप्ति। अब चैप्टर आपने 1 नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगी शीत युद्ध क्या है। ठीक है, तो उसे जरूर देखिए। यूएसए और यूएसएसआर, इनके बीच में जो भावना, जो मतलब युद्ध जैसे माहौल बन रहा था, उसको हम शीत युद्ध कहते हैं। युद्ध कुछ हुआ नहीं था लेकिन युद्ध की संभावना बनी हुई थी जो शीत युद्ध कहलाती थी। अब जब यूएसएसआर खत्म हो गया तो केवल यूएसए बचा, तो शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, शीत युद्ध की समाप्ति। दूसरा क्या था, आपको पता होगा, चैप्टर 1 अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों के बीच में कंपटीशन था। किस चीज का, हथियारों को बढ़ाने का। यूएसए खूब हथियार इकट्ठा करे जा रहा था, यूएसएसआर भी खूब हथियार इकट्ठे करे जा रहा था, तो इनके बीच में हथियारों की होड़ थी। लेकिन अब यूएसएसआर खत्म हो चुका है, तो ऐसे में हथियारों की होड़ भी जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी चीज है यहाँ पे विचारधारा की लड़ाई। आपको पता होगा इनके बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। विचारधारा की लड़ाई का मतलब क्या है, यूएसए जो था अमेरिका, उसका कहना था कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, ये सबसे बेहतरीन है। ठीक है, ये पूंजीवाद को बेहतर मानते थे। और जो ये थे सोवियत संघ वाले, ये साम्यवाद को बेहतर मानते थे। तो इनके बीच में ये जो विचारधारा थी, जो इनकी आइडियोलॉजी आपस में मिलती नहीं थी, इसकी जो लड़ाई थी, इसका भी अंत हो गया। ठीक है, एक एक पॉइंट समझते हुए चलना। ठीक है, अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया। पहले क्या था, 2 ध्रुवीय विश्व था। चैप्टर का नाम भी है ना, 2 ध्रुवीयता का अंत। 2 ध्रुवीय का मतलब क्या है, यानी दुनिया में 2 ऐसे पावर, यूएसए और यूएसएसआर ऐसे पावर थे, मतलब ऐसे शक्तिशाली देश थे, शक्ति के केंद्र के रूप में भी आप इनको देख सकते हो कि यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर में इनका नाम आता था, और इनके बीच में कंपटीशन भी था। तो इसलिए हम कह सकते हैं दुनिया 2 ध्रुवों में थी और बट भी गई थी, आपको पता है। लेकिन अब यूएसएसआर खत्म हो गया है, तो ऐसे में एक ध्रुव बचा है, यानी यूएसए। तो अब हम कह सकते हैं एक ध्रुवीय विश्व है, या फिर हम कह सकते हैं अमेरिकी वर्चस्व है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है, सोवियत संघ का टूटना।
सोवियत संघ जब टूट गया तो ऐसे में नए देशों का उदय हुआ। यानी आपको पता है सोवियत संघ 15 गणराज्यों को 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बना हुआ था। अब जब सोवियत संघ टूट गया तो वो 15 जो देश थे वो अलग अलग हो गए और वो स्वतंत्र थे। वो चाहे तो भाई दूसरे गुट में भी जा सकते थे या फिर स्वतंत्र रह सकते थे, जो भी व्यवस्था अपना सकते थे। तो ऐसे में एक पॉइंट बनेगा नए देशों का उदय। फिर क्या है कि रूस जो है वो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया, ये भी पॉइंट याद रखना है। ठीक है, सोवियत संघ खत्म हो गया तो मेन जो उसका उत्तराधिकारी के रूप में कौन हो गया, वो हो गया रसिया। ठीक है, यानी रूस आप कह सकते हो। तो जो यूएसएसआर की जो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में जो वीटो पावर वाली सीट थी वो किसको मिल गई, रसिया को मिल गई, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है विश्व राजनीति में शक्ति संबंध परिवर्तित हो गए, समाजवादी विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा। यानी कि विश्व राजनीति में जो पहले शक्ति संबंध थे जो अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति थे, अब वो परिवर्तित हो गए क्योंकि सोवियत संघ खत्म हो गया, अमेरिका एकमात्र ताकतवर बचा है। तो ऐसे में जो समाजवादी विचारधारा थी, जो समाजवादी विचारधारा, तो ये सोवियत संघ के टूट जाने के बाद लोग समाजवादी विचारधारा पे प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं है, बल्कि कैपिटलिज्म ज्यादा अच्छा है, तभी तो अमेरिका डेवलप हो गया। और ये जो साम्यवाद था, कम्युनिज्म जो था, ये बेकार है, तभी तो ये सोवियत संघ टूट गया। ऐसी विचारधारा लोगों के मन में आने लगी। ठीक है, तो यहां पे हमारे ये टॉपिक खत्म हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं इतने टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। एक टॉपिक है आपका शॉक थेरेपी, पेपर में पूछा जा सकता है, तो देखते हैं, समझते हैं शॉक थेरेपी का मतलब क्या था। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, देखिए एक चीज समझ लीजिए शॉक थेरेपी से पहले। अब यूएसएसआर जो था इसमें 15 गणराज्य थे, 15 गणराज्य को मिला के बना था, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। अब जब ये टूट गया तो नए देशों का उदय हुआ, नए नए देश अब ये चाहे जहां पे जा सकते थे। ठीक है, तो ऐसे में कुछ देशों में शॉक थेरेपी का मॉडल जो था उसको अपनाया गया, क्योंकि इसके बाद क्या था कि जब ये माना जाने लगा समाजवादी विचारधारा बेहतर नहीं है, पूंजीवादी विचारधारा बेहतर है, तो ज्यादातर जो समाजवादी पुराने समाजवादी देश थे अब वो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे थे, अब वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रहे थे। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था को जिस तरीके से अपनाया गया, जिस मॉडल के तहत अपनाया गया, उसको शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी आप समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे तो उसको किसके तहत अपनाएंगे, शॉक थेरेपी के तहत अपनाएंगे। समझ में आ रहा है? देखिए शॉक थेरेपी के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, साम्यवाद के पतन के बाद जब समाजवादी साम्यवादी व्यवस्था टूट गई, इसके बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित मॉडल अपनाना पड़ा। इस मॉडल के तहत इनको क्या करना पड़ा, साम्यवाद को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना पड़ा। इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। तो बहुत ही आसान है, आप ये कह सकते हो कि सोवियत संघ के टूटने के बाद पूर्व सोवियत यानी एक्स सोवियत संघ के जो देश थे उन्होंने क्या करा, साम्यवाद को छोड़ दिया, पूंजीवाद को अपना लिया। और किसके तहत अपनाया, तो शॉक थेरेपी के तहत अपनाया। ठीक है, शॉक थेरेपी इसको कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आपसे शॉक थेरेपी में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको इतना याद कर लेना है, इतना याद कर लेना, बस 4 लाइन है और आपको पेपर में लिख देना है। पेपर में इससे ज्यादा आपसे पेपर नहीं पूछा जाता शॉक थेरेपी, बस आपको इतनी ही डेफिनेशन, इतना ही आपको उसका मतलब बताना है। अब क्वेश्चन आता है शॉक थेरेपी की विशेषताएं बताइए और शॉक थेरेपी की कमियां बताइए। तो देखिए शॉक थेरेपी के तहत क्या क्या होना था ये समझिए। तो जो मिल्कियत है, यानी मिल्कियत का मतलब यहाँ पे सत्ता से है, सत्ता का प्रमुख रूप जो है वो निजी स्वामित्व है। देखिए पूंजीवाद में क्या होता था, पूंजीवाद में सब कुछ जो होता था वो निजी हाथों में होता था। यहाँ पे निजी स्वामित्व को महत्व दिया जाता है, स्वामित्व, ठीक है, निजी प्राइवेट हाथों में। तो यानी अब जो साम्यवादी वाले देश थे अब उनको पूंजीवाद अपनाना है, तो सब कुछ क्या हो जाएगा, अब उनके यहाँ पे मिल्कियत जो हो जाएगी वो निजी स्वामित्व वाली हो जाएगी, यानी पूंजीवादी व्यवस्था की तरह हो जाएगी। ठीक है, पहले क्या होता था कि साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता था, राज्य की संपदा जो होती थी, राज्य की संपत्ति जो होती थी वो राज्य के हाथ में होती थी, लेकिन अब उसका भी निजीकरण हुआ, यानी वो भी निजी हाथों में चली गई। पहले क्या होता था, खेती जो होती थी वो अलग तरीके से होती थी, ठीक है, लेकिन अब वो जो क्या कहते हैं, जो ये प्राइवेट हाथों में है, यानी पूंजीवादी व्यवस्था है, सॉरी, पूंजीवादी व्यवस्था के तहत होने लगी। ठीक है, तो सामूहिक फार्म जो थे उसको निजी फार्म में बदला गया, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, क्योंकि आपको पता है पूंजीवादी में व्यवस्था में व्यापार बहुत ज्यादा होता है, और व्यापार भी क्या होता है, इधर उधर से, यानी दूसरे दूसरे देशों से, फ्री ट्रेड। तो ये फ्री ट्रेड व्यवस्था को अपनाया गया, यानी कि अब आपको बाहर के देशों से भी व्यापार करना है। फिर क्या है, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, आपस में मुद्रा एक्सचेंज हो सकेगी, ठीक है, और व्यापार हो सकेगा इनके बीच में। फिर क्या है कि पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव,
पश्चिमी देशों की जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे इनको जोड़ना था। फिर क्या है, एक पॉइंट ये भी आ जाएगा कि पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया, यानी केवल पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना है, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं चलेगी। तो ये जो हुआ इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो सोवियत संघ के जो देश थे, जो सोवियत संघ टूट गया था, इनको इनमें कौन सी व्यवस्था थी, साम्यवादी व्यवस्था थी। इनको ये लगा कि साम्यवादी व्यवस्था अच्छी नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, तभी तो अमेरिका डेवलप हो गया। तो इन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को अपना लिया, छोड़ मतलब साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। और किसके तहत अपनाया, शॉक थेरेपी के तहत अपनाया। ये आपने पढ़ लिया है। इनको ये लगा था कि हम पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेंगे, हम शॉक थेरेपी को अपना लेंगे, तो उससे हम भी क्या हो जाएंगे, अमेरिका की तरह डेवलप हो जाएंगे। ये सोच के अपनाया था इन्होंने। देखिए हर कोई जो भी मतलब कोई काम करता है तो वो यही सोच के करता है ना कि बेहतर होगा। इन्होंने भी यही सोच के करा कि भाई अब हम हमारी व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसके परिणाम हो गए उल्टे। तो क्वेश्चन में आपके ये भी आता है कि शॉक थेरेपी के परिणाम बताइए, तो इसके डेवलप होने की जगह और ज्यादा मतलब उनकी व्यवस्था खराब हो गई। तो इसको समझते हैं। देखिए शॉक थेरेपी के क्या परिणाम हुए, तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो थी वो तहस नहस हो गई। सबसे पहला पॉइंट, अर्थव्यवस्था इनकी पूरी तरह से तहस नहस। इन्होंने सोचा था प्रॉफिट होगा, लेकिन इनको और ज्यादा लॉस हो गया। रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, जो उनके जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती थी, जो उद्योग थे इनके, इंडस्ट्री जो थी, वो पूरी तरीके से, और जो स्ट्रक्चर था वो चरमरा उठा, यानी बेकार हो गया, टूट फूट गया, व्यवस्था खराब हो गई। 90% जो उद्योग थे वो निजी कंपनियों को बेचे गए, प्राइवेट हाथों में चले गए, प्राइवेट कंपनियों ने उनको खरीद लिया। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे उनको बहुत ही कम कीमत में, यानी औने पौने दाम पे बेचा गया। यहाँ पे औने पौने दाम एक मुहावरे की तरह यूज कर रहे हैं। औने पौने दाम का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही कम दाम में बेच देना। जैसे मान लीजिए कोई चीज की कीमत 100 रुपए है, अगर उसको कोई 5 रुपए में बेच दे तो ये एक तरह से औना पौना दाम हो जाएगा, कि कहेंगे मतलब इतनी महंगी चीज को इतने सस्ते में बेच दिया। तो यही यहाँ पे हुआ था, काफी कम कीमत में बिक गई चीजें। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा जाता है। पेपर में आपसे पूछेंगे कि बताइए शॉक थेरेपी का क्या परिणाम है, तो आप बताओगे कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, रूस का औद्योगिक ढांचा पूरी तरीके से चरमरा गया, 90% उद्योग को निजी कंपनी को बेच दिया गया, जो महत्वपूर्ण उद्योग थे वो काफी कम कीमत में बेचे गए। इसीलिए इसको इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। जो रूस की मुद्रा थी, रूस की मुद्रा थी रूबल। ठीक है, रूसी मुद्रा है रूबल। रूबल में गिरावट हो गई। जब मुद्रा में गिरावट होगी तो क्या हो जाएगी, वहां पे महंगाई बढ़ गई, यानी मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी महंगाई जो थी वो बढ़ गई। ठीक है, बढ़ा दी गई या बढ़ गई, जो भी कहो आप। खाद्यान्न का आयात करना था, करना पड़ा। पहले ये क्या करते थे, एक टाइम ऐसा था जब ये खाद्यान्न को बाहर को एक्सपोर्ट करते थे, यानी अपने देश से अनाज दूसरे देशों को बेचते थे। अब इनकी हालत ऐसी हो गई कि इनको दूसरे देशों से खाद्यान्न को खरीदना पड़ रहा है, सोचो। इसके बाद क्या है कि सरकारी रियायतें समाप्त कर दी गई। मैंने आपको जब सोवियत संघ की विशेषता बताई थी तब मैंने आपको बताया था एक पॉइंट, कि वहां पे शिक्षा और हेल्थ ये चीजें कम पैसों में मिल जाती थी, यानी कम पैसों में ये उपलब्ध करा दी जाती थी रियायती दरों पे, यानी सरकार सब्सिडी दे देती थी। लेकिन अब वो वाली सब्सिडी जो है वो खत्म कर दी गई, यानी जो चीज उन्हें पहले सस्ते में मिलती थी अब वही चीज उनको महंगे में मिलेगी। तो महंगे में मिलेगी तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उनकी जो जमा पूंजी है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगी। इसके बाद अमीर और गरीब लोगों के बीच में तीखा विभाजन हो गया। अब ये अमीर और गरीब के बीच में तीखा विभाजन का मतलब क्या है, देखिए जो गरीब है और जो अमीर है इनके बीच में तीखा विभाजन का मतलब है, गरीब जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है, इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी नहीं है उसके पास। अमीर जो है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, इतना अमीर है कि मतलब उसके पास हद से ज्यादा पैसा है। तो ये जो डिफरेंस है इनके बीच में ये बढ़ गया बहुत ज्यादा, गरीब गरीब हो गया ज्यादा, अमीर अमीर हो गया। तो देखिए इस साल ये रूस वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। ठीक है, रूस। तो देखिए रूस जो है, पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैप में रूस कहाँ पर आता है। तो देखिए आपको ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है बड़ा सा क्षेत्रफल है, ये रूस है। ठीक है, अब रूस की एक विशेषता ये है कि रूस का जो कुछ हिस्सा है वो यूरोप की तरफ भी आता है। ठीक है, यूरोप में भी जा रहा है रूस, और एशिया में भी आता है। यानी इसका जो ज़्यादातर लैंड है वो एशिया की तरफ आ रही है, यानी कि ज़्यादातर जो इसकी भूमि है वो एशिया में आ रही है, लेकिन इसकी जो जनसंख्या है वो ज़्यादातर यूरोप की तरफ रहती है। ठीक है, यानी कि बहुत विशाल क्षेत्रफल वाला देश है रूस।
और इसके बारे में और समझते हैं। रूस क्षेत्रफल में एक विशाल देश है, यानी कि बहुत बड़ा देश है। अगर एरिया देखोगे आप तो ये काफ़ी बड़ा देश है, ठीक है। और इसका बड़ा भाग जो है एशिया में स्थित है और कुछ हिस्सा जो है यूरोप में भी आ जाता है। रूस जो है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। देखिए सोवियत संघ, यूएसएसआर, पूरा पूरा चैप्टर आपको स्टार्टिंग में बताया था। यूएसएसआर जो था इसमें 15 देशों यानी 15 रिपब्लिक को मिला के यूएसएसआर बना हुआ था। उसमें से एक रसिया होता था, और रसिया जो है एक बहुत ही ताकतवर देश था, ठीक है, और अभी भी है। तो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था विक्टन के बाद? तो वो रूस बना था, ठीक है। और रूस को उसकी स्थायी सदस्यता जो यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं, उसमें जो परमानेंट जो सदस्यता है, जो वीटो पावर वाली शक्ति मिली हुई है, तो वो सोवियत संघ को मिली थी पहले। अब वो उत्तराधिकारी के रूप में किसको मिल गई है? रूस को मिल गई है, ठीक है। तो याद रखना रूस को किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? तो आप कहोगे सोवियत संघ का। भारत के हमेशा से सोवियत संघ के साथ भी और रूस के साथ भी अच्छे संबंध रहे हैं। सोवियत संघ जो था उसने कश्मीर के मामले में यूएनओ में भारत का हमेशा से समर्थन किया था, ठीक है, हमारे पक्ष में रहता था। इसके बाद और समझते हैं थोड़ा सा रूस के बारे में। तो रूस अपने विघटन से पहले सोवियत संघ का सबसे वृहत भाग था, यानी जब विघटन नहीं हुआ था सोवियत संघ का, उस समय में रूस सबसे बड़ा देश होता था, बड़ा भाग होता था, ठीक है। 1980 के दशक के अंत तक 1990 के प्रारंभ में सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, रूस सोवियत संघ समाजवादी संगठन राज्य, जिसको यूएसएसआर कहते हैं हम, इसके सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उदित हुआ। जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया था? तो आप कहोगे रूस को बनाया गया था, ठीक है। रूस के पास क्या है? खनिज संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, गैस का अपार भंडार है, इसीलिए ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश में इसका नाम आता है, ठीक है। जब भी आप दुनिया के ताकतवर देशों का नाम पढ़ोगे तो उसमें आपको रसिया का नाम भी जरूर देखने को मिलेगा। रूस एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, यानी इसके पास परमाणु शक्तियां भी हैं और हथियार भी हैं। और रूस संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद, जिसे P5 यानी जो परमानेंट 5 मेंबर हैं, जो मैंने आपको बताया था कि इसको सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाली स्थायी सदस्यता मिली हुई है, उसमें से भी एक मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि भारत और रूस के संबंध कैसे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी से ले रखा है, आपकी जो नई एनसीईआरटी है ना, उसका पेज नंबर 13 में आप जाओगे तो आपको ये दिखेगा। तो देखिए रूस और भारत दोनों का सपना था कि दुनिया जो हो वो बहुध्रुवीय हो। बहुध्रुवीय का मतलब क्या है? आपने पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर 1 वैसे डिलीट हो गया आपका, चैप्टर 1 में आपको बताया हुआ था कि दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, एक तरफ यूएसए था, एक तरफ यूएसएसआर था, ठीक है। इसको गुटबाजी बोलते हैं, इसको 2 ध्रुवीय विश्व कहते हैं, यानी विश्व में 2 ध्रुव थे, एक तरफ यूएसए, एक तरफ यूएसएसआर। तो भारत और रूस का सपना क्या है कि ये ध्रुवीयता खत्म हो। ना तो एक ध्रुवीय विश्व, आज के समय में यूएसए सबसे ताकतवर है, तो एक ध्रुवीय विश्व कह सकते हैं हम इसे, ऐसा ना हो, ना तो यूएसए ना यूएसएसआर, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 ध्रुवीय 3 ध्रुवीय ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व। बहुध्रुवीय का मतलब क्या है? बहुत सारे देश ताकतवर हो, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ठीक है, रसिया, बहुत सारे देश हों, सभी देश मतलब ताकतवर हों, सबकी अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति हो, ऐसा सपना था भारत का और रूस का, ठीक है। बहुध्रुवीय विश्व से क्या मतलब है समझिए, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हो, जैसे मैंने आपको बताया, और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, ठीक है। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, मान लो कि विभिन्न देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसका समाधान जो है वो बातचीत के जरिए हो। हर देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति हो, जैसा देश चाहे वैसा वो कर सकता हो। संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था जो है इसके द्वारा फैसले लिए जाने चाहिए, ऐसी संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए। ये किसका सपना है? भारत और रूस का। लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए, ठीक है, जो यूएनओ जैसी संस्था है इसको ताकतवर बनाया जाए, लोकतांत्रिक बनाया जाए, इसको शक्ति संपन्न बनाया जाए। ऐसा बनाया जाए कि यूएनओ यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका ये फैसला ले और इस फैसले को सभी देश माने, इतना मतलब इनको ताकतवर बनाना चाहिए। ऐसा कौन चाहता है? भारत और रूस चाहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, भारत और रूस के संबंध बता रहा हूँ ना मैं आपको यहाँ पे, तो यहाँ से अब शुरू होंगे भारत और रूस के संबंध। तो देखिए 2001 के भारत और रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पे हस्ताक्षर हुए। यानी 2001 में भारत और रूस के बीच में कुछ समझौते हुए थे जिसमें 80 द्विपक्षीय जो डॉक्यूमेंट थे उस पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। एक तो ये संबंध हो गया। दूसरा क्या है कि भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान
और पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चाइना के साथ संबंधों को संतुलन लाने जैसे मसलों में फायदे हुए, क्योंकि भारत के रूस के साथ क्या है, संबंध अच्छे रहे हैं। और भारत के रूस के साथ संबंध अच्छे रहे हैं तो उसका एक फायदा हुआ है भारत को। क्या फायदा हुआ है कि रूस जो है कश्मीर मामले में भारत की हेल्प कर देता है, ऊर्जा आपूर्ति की कोई कमी होती है तो उसमें हेल्प करता है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करने में रसिया जो है भारत की हेल्प कर देता है, ठीक है। चाइना के साथ संबंधों में तालमेल बनाने में भी फायदेमंद साबित हुआ है। और देखो, रूस, एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे आएगा कि भारत और रूस जो है इनके बीच में एक संबंध जो है वो हथियारों की खरीदारी को लेकर भी है, ठीक है। भारत जो है वो रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है, यानी भारत जो है हथियार खरीदता है। किससे खरीदता है? रूस से खरीदता है। हमारी जो सेना है, सेना के पास ज़्यादातर जो हथियार होते हैं वो रसिया के ही होते हैं, ठीक है। तो भारतीय सेना के जो ज़्यादातर सैनिक साजो सामान है वो रूस से ही प्राप्त होते हैं। आपको पता है भारत एक ऐसा देश है जो तेल को खरीदता है, यानी तेल को आयात करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि रसिया जो है एक ऐसा देश है जिसके पास तेल वाले खनिज संसाधन भी काफ़ी हैं। तो ऐसे में जब संकट की घड़ी आई, यानी जब भारत को तेल की बहुत ज़्यादा नीड थी, ऐसे में भारत की मदद करी है किसने? रूस ने करी है, ठीक है। तो ये भारत और रूस के संबंध है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर में आएगा, तो आपको केवल 6 पॉइंट ही लिखने हैं। तो यहाँ से आपको आराम से 6 से ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या है, भारत रूस से अपना ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ से देखिए, रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए एक समय ऐसा भी आया था कि भारत को अंतरिक्ष उद्योग में काफ़ी मदद की ज़रूरत थी। तो ऐसे में रूस ने भारत को क्रायोजेनिक जो रॉकेट होते हैं वो देकर भारत की मदद करी थी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट। भारत और रूस के विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार हैं, ये भी आप बता सकते हो। और भारत और रूस के बीच में व्यापार जो है वो बढ़ रहा है, आप ये भी बता सकते हो। संबंध सुधर रहे हैं, इस तरीके से आप पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। तो ये भारत और रूस के संबंध हो जाते हैं। एक आपके एक और टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में इस साल दिया हुआ है, ये है बाल्कन क्षेत्र। तो अब ये बाल्कन क्षेत्र क्या है, आपके दिमाग में ये आएगा। तो देखिए यहाँ पे आप देखो, ये है एशिया और इधर आपको यूरोप दिख रहा है। तो यहाँ की साइड में आपको, इधर की साइड में जो क्षेत्र दिखेगा ये आपका बाल्कन क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ देश आ जाते हैं, जैसे यूगोस्लाविया जो था वो टूट गया था और कुछ हिस्सों में बट गया था, तो वो सारे के सारे जो है वो बाल्कन एरिया में ही आते हैं, ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में ही आते हैं। तो देखिए आपको मैं थोड़ा सा मैप में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये आपका सऊदी अरेबिया, इराक वगैरह हो गया। अब अफ्रीका के ऊपर देखो, ये आपको यहाँ पे इटली दिख रहा है, यूरोप वगैरह में, यूरोप की तरफ आओगे इटली दिख गया, स्पेन दिख रहा है आपको, फ्रांस दिख रहा है, ठीक है, जर्मनी दिख रहा है, ऑस्ट्रिया दिख रहा है। तो इधर का जो कुछ हिस्सा है ये बाल्कन में आ जाता है, ठीक है, इसको बाल्कन कहते हैं। यहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट देखो, इस बाल्कन में से आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता आपसे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये 2-3 लाइन है, इसको समझ लेना है बस, यहीं से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए क्या था, यहाँ पे ना बहुत गहन संघर्ष हुए हैं, यानी कि काफ़ी लड़ाई झगड़ा, दंगा, गृह युद्ध ऐसा चला है। तो बाल्कन क्षेत्र में काफ़ी गहन संघर्ष हुए हैं। और यहाँ पे एक यूगोस्लाविया नाम का एक देश होता था, ठीक है, एक देश है यूगोस्लाविया। यहाँ पे सन 1991 में के बाद यूगोस्लाविया जो था वो कई प्रांतों में टूट गया, यानी कई हिस्सों में टूट चुका था, ठीक है। और इसमें शामिल जो बोस्निया हर्जेगोविना, ठीक है, ये थोड़े नाम आपको अटपटे लगेंगे, याद रखना है। तो ये जो देश हैं ये इसी से अलग होकर बने हैं, यानी कि इसी से ये जो प्रांत हैं ये अलग हो गए यूगोस्लाविया से और स्वतंत्र इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था, ठीक है। फिर स्लोवेनिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, इन्होंने सभी ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ नाटो को भी हस्तक्षेप करना पड़ा था, यूगोस्लाविया जो था इस पे बमबारी भी हुई थी, जातीय संघर्ष भी हुआ था जो कि बाद में गृह युद्ध के रूप में बन गया था। तो यही आपका बाल्कन क्षेत्र वाला क्वेश्चन है। अब आप सोचिए कि इतना छोटा सा है, इसमें से कितने नंबर का पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर में आप एमसीक्यू वगैरह में ऐसा पूछ लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आता इस वाले टॉपिक से, ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका एक नया टॉपिक है मध्य एशियाई राज्य, जो कि लास्ट ईयर भी बताया हुआ है आपको। अब आपको मध्य एशियाई राज्य यानी मध्य एशिया की बात चल रही है, तो अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है। तो देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये पूरा का पूरा क्या है, आपका एशिया है। अब एशिया में भारत भी आता है, तो भारत आता है नीचे की साइड, यानी दक्षिण एशिया में आता है भारत, ठीक है। और ये ऊपर का जो हिस्सा है ये उत्तर एशिया में आ जाएगा। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, ना तो उत्तर की बात चल रही है ना दक्षिण की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, मध्य एशिया की। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, जैसे ये मंगोलिया वगैरह हो जाते हैं, ये सारे के सारे, कजाकिस्तान वगैरह, ये सब मध्य एशिया की साइड में आ जाते हैं, ठीक है। तो आप गूगल मैप में जाके आराम से मध्य एशिया को सर्च कर सकते हो।
तो मध्य एशिया जो टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। हालांकि इस चैप्टर से 4 ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो क्वेश्चन भी आपको बता देता हूँ। एक तो शॉक थेरेपी का क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपसे सोवियत प्रणाली की विशेषता पूछी जाती है, तीसरा आपसे सोवियत संघ के विघटन के या तो कारण पूछते हैं या परिणाम पूछते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका गोरबाचेव या उससे रिलेटेड आ जाता है, यही आपसे पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन अब टॉपिक आपके कुछ घटा दिए गए हैं तो आपके यहाँ से आ सकता है। तो देखिए मध्य एशिया की बात चल रही है। मध्य एशिया में जो तजिकिस्तान है, यहाँ पे 10 साल तक यानी 2001 तक गृह युद्ध चला। यानी आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे लगभग 10 वर्ष तक क्या चला था, गृह युद्ध। बार बार मतलब लड़ाई झगड़े दंगे वगैरह चलते रहते थे। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चले जो कि धर्म को लेकर। और अजरबैजान का एक प्रांत है नगर्नो काराबाख, यहाँ के कुछ स्थानीय जो अर्मेनियाई लोग थे वो अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाह रहे थे। फिर जॉर्जिया है, जॉर्जिया में भी 2 प्रांत थे जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, ठीक है, और गृह युद्ध लड़ रहे थे ये। फिर यूक्रेन हो गया, किर्गिस्तान हो गया, जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे जो शासन था इसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश प्रांत नदी जल के सवाल को लेकर आपस में बटे हुए थे, लड़ रहे थे। यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी थी वो बहुत मुश्किल हो गई थी। तो इतने में आपको क्या समझना है, देखिए मध्य एशिया जो है एक संघर्ष वाला क्षेत्र है। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे दंगे होते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे संघर्ष चलता रहता है, यहाँ पे गृह युद्ध चलता रहता है, यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल दूभर हो रही है। तो आपको इतना पता लगा ना इस लाइन को पढ़ के। तो यहाँ पे समझिए, दोबारा से समझा देता हूँ। मध्य एशिया में तजाकिस्तान जो था 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा, लगभग 10 साल तक। यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे चले। ये तो हो गया तजिकिस्तान का। फिर अजरबैजान का देखें तो यहाँ पे एक क्षेत्र है जिसका नाम है नगर्नो काराबाख। यहाँ पे भी दंगे चल रहे थे कि यहाँ के कुछ लोग जो थे वो अर्मेनिया से मिलना चाह रहे थे, ठीक है। फिर जॉर्जिया की बात करते हैं। जॉर्जिया जो था वो भी 2 प्रांत में जो थे, या इसके यूक्रेन जॉर्जिया में 2 प्रांत जो थे वो स्वतंत्रता चाह रहे थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। फिर आता है यूक्रेन और किर्गिस्तान, यहाँ पे भी और जॉर्जिया में यहाँ पे भी ऐसा ही व्यवस्था थी, गृह युद्ध चल रहे थे और ये शासन व्यवस्था को हटाना चाह रहे थे। कहीं पे नदी जल को लेकर लोग लड़ रहे थे। तो यहाँ पे अस्थिरता का माहौल था, बेकार माहौल था। जो आम आदमी था वो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही थी। तो ये तो हो गया मध्य एशिया, इतना आपको समझ में आया। आगे देखो, मध्य एशिया में केवल ये नहीं है बल्कि मध्य एशिया में एक समस्या और भी है। वो समस्या क्या है, इनके संसाधन। अब आप सोचोगे कि संसाधन कैसे समस्या है, संसाधन तो अच्छी चीज़ होती है, संसाधन जितने ज़्यादा होंगे वो बेहतर होंगे। तो संसाधन देखो अच्छी चीज़ होती है, लेकिन संसाधन की वजह से भी नुकसान होते हैं। कैसे, देखिए मध्य एशिया के जो गणराज्य थे इनके पास हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम के संसाधन का विशाल भंडार था। इनके पास पेट्रोलियम के बहुत ज़्यादा संसाधन थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने आर्थिक लाभ कमाया, वो फ़ायदा हुआ, लेकिन इसकी वजह से इनको एक नुकसान भी हुआ। नुकसान क्या हुआ, इसका कारण ये था कि बाहरी जो ताकत है या जो तेल की कंपनियां हैं इनके लिए ये एक प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बन चुके थे। मतलब हर कोई चाहता था कि इस क्षेत्र में, मध्य एशियाई क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व हो। यूएसए भी यही चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था कि मध्य एशिया के क्षेत्र में उसका वर्चस्व हो, क्योंकि 9/11 की जो घटना हुई थी, 9/11 की घटना के बाद वो इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाह रहा था, यहाँ पे अपनी सेना रखना चाह रहा था, ठीक है। ये सब बातें हैं, ये तो यूएसए है। इसके अलावा देखो रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा हुआ एरिया है ये, और पश्चिम एशिया के नज़दीक में है। तो ऐसे में रूस जो है, रूस क्या मानता है, रूस ये मानता है कि ये इसके निकटवर्ती विदेश हैं, यानी कि रूस के आसपास के क्षेत्र हैं, ठीक है। इसलिए इनको रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। अमेरिका भी चाह रहा है कि उसके भी प्रभाव में रहे, रूस चाह रहा है इनके भी प्रभाव में रहे। खनिज तेल जैसे जो संसाधन हैं, यहाँ पे खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी है। अब खनिज तेल होने के कारण चाइना जो है, चाइना भी इनसे व्यापार कर रहा है, चाइना भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इनका भी थोड़ा बहुत इस पे वर्चस्व हो। तो इसलिए देखो, तो मध्य एशिया आपको समझ में आ गया। मध्य एशिया क्या है, यहाँ पे बहुत समस्याएं भी हैं, तो यहाँ पे कुछ संसाधन भी है। उस संसाधन की वजह से बहुत सारे देश इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो चाइना हो, क्योंकि सभी चाहते हैं कि उनका यहाँ पे वर्चस्व हो ताकि वो इनके संसाधनों का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो ये है मध्य एशिया। तो आपको ये याद रखना है, मध्य एशिया से हो सकता है आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इंपॉर्टेंट हो सकता है बिल्कुल। एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में ना के बराबर आना है, ठीक है, शायद ही आए। तो यहाँ पे समझ लो, भारत और पूर्व साम्यवादी देश। तो देखिए आपकी पूरी किताब में कोई कंटेंट नहीं है इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी में इतना ही कंटेंट आपको मिलेगा और कुछ भी नहीं है। तो भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए। देखिए क्या था कि जो यूएसएसआर था, यानी जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, ये साम्यवादी व्यवस्था थी। यहाँ पे आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ाई है।
तो यहाँ पे साम्यवादी व्यवस्था थी। लेकिन 1991 में यूएसएसआर जो था वो टूट गया था, यानी खत्म हो गया था। ऐसे में ये देश जो थे ये शॉक थेरेपी अपनाई इन देशों ने, ठीक है। जब इन्होंने शॉक थेरेपी को अपनाया तो कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद की तरफ अग्रसर हुए, पूंजीवाद की तरफ बढ़े। तो ऐसे में ये साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद की तरफ चले गए थे, ठीक है। तो ऐसे में इन्हीं देशों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, भारत और पूर्व साम्यवादी देश। पूर्व साम्यवादी देश का मतलब है जो पहले कभी साम्यवादी रह चुके हैं या जो कभी साम्यवाद से रिलेटेड थे लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको छोड़ चुके हैं। तो देखिए भारत जो है उसके साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ संबंध जो थे वो अच्छे थे, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ ज़्यादा गहरे थे। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत का रूस के साथ अच्छे संबंध, ठीक है। भारत रूस संबंधों का इतिहास जो है वो आपसी विश्वास और साझे हितों पे टिका हुआ है। और भारत और रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से भी मेल खाते हैं, क्योंकि हमारी जो हिंदी फिल्में हैं, जो जैसे राज कपूर हो गए ये या अमिताभ बच्चन हो गए, ये हमारी हिंदी फिल्म के हीरो होते हैं, नायक होते हैं। इनको रूस और सोवियत संघ के जो गणराज्य है वहाँ पे लोग जानते हैं, इनको देखते हैं, इनको पसंद करते हैं। और हमारे जो हिंदी फिल्मी जो गीत है वो वहाँ पे सुने जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा बहुत कुछ वहाँ पे मैच करता है, ठीक है। तो यही बस इतना सा ही आपका है, इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा आपकी किताब में, उससे बाहर आएगा नहीं, ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपका पूरे टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।